लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट व्हाट? गॉस लॉ पढ़ रहे थे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन देख रहे थे। उसमें हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में गॉस लॉ का यूज करते हुए अलग अलग चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना। काफी सारी चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या, हम पढ़ रहे थे इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट में हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दोनों देखा था, है ना। नॉन कंडक्टिंग भी देखा था, कंडक्टिंग भी देखा था। और क्या समझे थे दोनों? मेन डिफरेंस क्या था? नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा पूरी शीट का डिफाइंड है और कंडक्टिंग में सिग्मा इंडिविजुअल सरफेसेस का डिफाइंड है। और हमने देखा था अगर इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है तो उसके बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा? दैट विल बी सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। इट डजंट मैटर सिग्मा 1 कितना है या आसपास में कोई चार्ज रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है ना। है ना। यस सर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था कि बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको दुनिया जहान की दूसरे चार्जेस से कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहां पर चार्ज रखूं चाहे नहीं रखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट का सेम है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहां पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, सिग्मा 2 है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1 है। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर कि मैं यहाँ पर चार्ज Q रखूं या ना रखूं, यहाँ पे चार्ज Q2 रखूं कि ना रखूं, इससे यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, अपन ने डिराइव किया था गॉस लॉ से, राइट। यस सर। तो कैसे फर्क नहीं पड़ रहा? कुछ ना कुछ मतलब ये तो मजाक है ना कि मतलब चार्ज रखो चाहे नहीं रखो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहे। ऐसा थोड़ा ना होता है, दुनिया ऐसे चलती है क्या? क्या होगा ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास ये एक कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग शीट है इनफाइनाइट साइज की, यहां पर चार्ज डेंसिटी लेट्स से सिग्मा है, यहां पे भी मान लेते हैं सिग्मा है। अब अगर मैं यहां पर कोई चार्ज क्यू रखता हूं तो इस सरफेस पे चार्ज का इंडक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए? तो ऑन, ये पॉइंट ए है, ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज एट पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पर अगर मैं एक चार्ज लेके आता हूं, सिग्मा ऑन द सरफेस चेंजेस। इस सरफेस पे जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा ही चेंज हो जाए, हाँ या ना? क्यों होगा? ड्यू टू इंडक्शन। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है P, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट P विल ऑल्सो चेंज। समझ में आई बात? एक काम करो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूं। इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q को रखने से डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली चेंज हो रहा है, क्योंकि इस चार्ज Q की प्रेजेंस में इस सरफेस पे सिग्मा बदल जाएगा, हाँ या ना? कैसे? मान लो पहले सिग्मा था ही नहीं, पहले चार्ज लेस था, चार्ज जीरो था पहले। यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज Q रखता हूं तो क्या होगा? यहाँ पास में ज्यादा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे दूर दूर में नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, ऐसे इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? और इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो सर। सर ये कलर समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं समझ में आ रहा? सर रिकॉर्डिंग ऑन है।
रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं ऑन है कि नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन। सर पिछले क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ। क्या छूट गया? सर लास्ट का छूट गया था, मतलब बोलते बोलते ही बंद हो गया था। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, तो जो बचा हुआ है वो मैं अपलोड करवाता हूँ, ठीक है। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार और सुनता। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक कंडक्टिंग शीट है जिसका साइज है इनफाइनाइट। ठीक है, ये फिलहाल अनचार्ज्ड है। ठीक, अब अगर मैं इसके पास में यहां पर एक चार्ज Q ला के रखता हूं, तो क्या ये चार्ज Q इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? करेगा कि नहीं? यस सर। तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी, क्या? इस कंडक्टर के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जो इस चार्ज के पास आना चाहेगा, अट्रैक्ट। समझ में आई बात? पास में इफेक्ट ज्यादा होगा, इससे ज्यादा चार्ज पास में आएगा, और दूर जाते जाते चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। समझ में आया? क्लियर है? अब ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से? तो सर ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस से चल के आया है, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनली जब ये चार्ज Q प्रेजेंट नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ दिस चार्ज, इन दोनों सरफेस पे सिग्मा कितना था? 0 था, क्योंकि बॉडी क्या था, ये सरफेस क्या था, सॉरी ये प्लेट क्या थी, अनचार्ज थी, हाँ या ना? जो इनफाइनाइट शीट है ये अनचार्ज थी, इसलिए इनिशियली यहाँ पे सिग्मा कितना था? 0 था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज द सिग्मा हैज चेंज, हाँ या ना? हाँ सर। इसलिए इसके बगल में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, लेट्स से ये वाला पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अभी तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो लेफ्ट में बनेगा, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल चेंज, हाँ या ना? क्योंकि सिग्मा चेंज हो गया। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। तो हम ये देखेंगे कि भैया इस पॉइंट P, इस पॉइंट का जो चार्ज है Q का, ये चार्ज ड्यू टू इस चार्ज की प्रेजेंस से सरफेस पर सिग्मा चेंज हुआ। पहले 0 था, कुछ आ गया तो सिग्मा चेंज हो गया ना, इसलिए इस पॉइंट P पे यस सर। इसलिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, है ना? तो अभी तक हम कह रहे थे कि दूसरे चार्ज की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये गलत बात है। इनडायरेक्ट फर्क पड़ेगा, वो सिग्मा को चेंज कर देगा, क्योंकि पॉइंट P का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, मैंने खुद ही बोला कि इस चार्ज Q के आसपास में जो जगह है, यहां पर सिग्मा ज्यादा होगा और इधर सिग्मा कम होगा, राइट? तो सिग्मा नॉट ओनली चेंजेस बट इट ऑल्सो बिकम्स क्या? सिग्मा सिर्फ चेंज ही नहीं हुआ है, और भी कुछ हो गया इसके साथ। नॉन यूनिफॉर्म, हाँ या ना?
हाँ या ना? सिग्मा सिर्फ चेंज नहीं हुआ है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म भी हो गया है। ये बात समझ में आ रही है? सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ? अरे क्योंकि देखो ना, क्या बताया मैंने आपको, इसने जब भी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा होगा, और इनफाइनाइट हाँ डिस्टेंस पे तो इस चार्ज का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो सिग्मा जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पर सिग्मा ज्यादा है, यहाँ पे सिग्मा कम है, हाँ या ना? हाँ सर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मैंने बनाया वो सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो। यस सर। ठीक है, तो सिग्मा सिर्फ चेंज नहीं हुआ बल्कि ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो गया। तो अब सवाल ये उठता है यहां पर सिग्मा कौन सा यूज किया जाए? सिग्मा एट व्हाट पॉइंट मस्ट बी यूज, है ना? समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझा देते हैं आपको कि आपके पास जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला किसके लिए था? यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए। ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा अब यूनिफॉर्म नहीं बचा। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये वैलिड है, वैलिड ओनली इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर। क्या होगा ध्यान दीजिए, विसिनिटी का मतलब क्या हुआ समझते हो? बगल में, कंडक्टर के जस्ट बगल में। क्या हुआ, ये कंडक्टर है, इसके सरफेस के जस्ट बगल में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा कहां का होगा? यहां का, इसके जस्ट बगल का। ठीक है बेटा? यस सर। मतलब हम बोल रहे हैं सरफेस के जस्ट ऊपर, मतलब 0.000001 मिलीमीटर ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो वो मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए मैं उसी जगह का सिग्मा यूज करूंगा। यहाँ का सिग्मा अलग हो सकता है, यहाँ का सिग्मा अलग हो सकता है, ठीक है? तो चार्ज की प्रेजेंस से दिक्कत क्या हो जाती है? सिग्मा ही बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और हमारा फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रहता। बट अगर इनफाइनाइट कंडक्टर है जिसपे बोल दिया गया है कि दुनिया के सारे चार्जेस होने के बावजूद उस कंडक्टर के उस पर्टिकुलर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है सिग्मा, तो उसके बगल में या उसके सामने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी विदाउट एनी डाउट कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा? मैं इस चीज को पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं, पता नहीं कितनी बार और बोलने वाला हूं, तो मैं इससे अभी आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है बेटा? हम्म, रुकिए सर, कॉपी कर ले रहे हैं। हो गया कॉपी?
हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है, देखिए फिर तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द vicinity of a conductor। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर। पहले तो ये बताइए कंडक्टर की विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बताइए। सर नॉर्मल। डायरेक्शन अलोंग नॉर्मल। नॉर्मली बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? तो बाहर। नहीं, वो डिपेंड करता है आपके चार्ज पे। चार्ज निगेटिव है तो अंदर की तरफ, चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, है ना। तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है। इस पर चार्जेस कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, और मुझे इस सरफेस के जस्ट बगल में ये वाला पॉइंट है, थोड़ा सा मैं इसको दूर दिखा रहा हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी अदरवाइज। ये वाला जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इस सरफेस में मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मली बाहर की तरफ, राइट। तो पॉइंट ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। सर हाँ सर हल्का सा बड़ा लिखिएगा सर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए मैंने क्या बोला, मैं एक लूंगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। कैसा होगा गॉसियन सरफेस? ऐसा होगा। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बहुत छोटा है, इसका जो एरिया है ये कितना है? ds है। समझ में आई बात? और इस लोकेशन पे चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है सिग्मा है। ठीक है, इस लोकेशन की चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तो मैं बोलूंगा यहां से जो फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के लिए, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज, अब फाई होगा कितना? फाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इंटू ds, क्योंकि इस सरफेस से इस सरफेस से इस सरफेस से इस सरफेस से इस सरफेस फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। जो भी फ्लक्स होगा सिर्फ इसी सरफेस से आएगा, हाँ या ना? यस सर। क्यू इन कितना होगा? सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ds बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds मर गए, क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये सिंपली बचा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, नाउ दिस इज अगेन डिपेंड्स ओनली ऑन लोकल सिग्मा, राइट, है ना। और अपने जस्ट बगल में ये छोटा सा ds एरिया एक तरीके से देखा जाए तो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है, आया ना। ऐसा कैसे हो गया यार?
मतलब सरफेस के जस्ट बगल में एक छोटा सा एरिया ds इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा कैसे हुआ? बोलो। यहां पर समझते हैं मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट शीट। मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट शीट, जब हम बोलते हैं ये शीट इनफाइनाइट साइज की है तो असली में तो कोई इनफाइनाइट साइज की शीट होती नहीं है। तो व्हाट डू वी मीन? वी मीन कि मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये डिस्टेंस डी है, देन डिस्टेंस डी इज वेरी वेरी लेस देन डायमेंशंस ऑफ द शीट। समझ में आई बात? अगर ये डिस्टेंस डी शीट के डायमेंशन से बहुत छोटा है, शीट के लेंथ और विड्थ से बहुत छोटा है, देन वी विल से कि फॉर दिस पॉइंट ए दिस शीट विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट शीट। क्यों? क्योंकि हम उस शीट के इतने पास में कि ऊपर जहां तक देखो शीट ही शीट, दाएं जहां तक देखो शीट ही शीट, बाएं जहां तक देखो शीट ही शीट, नीचे जहां तक देखो शीट ही शीट, है ना? हाँ या ना? तो शीट क्या हो गया? इनफाइनाइट शीट हो गया। वही हाल यहां पर भी है। ये ds बहुत छोटा है पर पॉइंट ए एकदम विसिनिटी में, मतलब मेटल के ऊपर ही मान लो, वो इतना पास में कि ds ही उसके लिए इनफाइनाइट हो गया, है ना? ठीक है बेटा? यस सर। तो फटाफट कॉपी कर लेंगे इसको। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए ना, क्या बोले? क्या? सर वो क्या इनफाइनाइट वाला बोले, और एक बार। मैंने बोला इनफाइनाइट में सीधे सीधे एक बात कही कि देखो भैया, इनफाइनाइट शीट का मतलब ये है कि आप जिस पॉइंट पर उस शीट का इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, उस पॉइंट ए की डिस्टेंस शीट से बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द शीट। अगर मैं एक फाइनाइट शीट के बहुत ज्यादा पास में चला जाऊंगा, देन दैट फाइनाइट शीट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इनफाइनाइट शीट फॉर मी। ठीक है? ठीक है सर। सर हो गया कॉपी। हो गया? ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। तो हमने देखा एक मेटेलिक शीट के, मेटेलिक बॉडी के जस्ट बगल में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है? लोकल सिग्मा है। अलग अलग जगह सिग्मा अलग अलग होगा ना, यहाँ पे सिग्मा ज्यादा होगा, यहाँ पे सिग्मा कम होगा, यहाँ पे सिग्मा कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे तो बहुत कम होगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, मतलब क्या है? ये यहाँ का लोकल सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है इस जगह के, है ना? ये जो ds एरिया में जो सिग्मा आएगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? इसमें किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, अभी देखा है। पर आपको बताता हूं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि गॉस लॉ से मिला है। गॉस लॉ हमेशा सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है, ठीक है? गॉस लॉ हमेशा क्या देगा? सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ओके, ई नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ds एरिया कितना होगा? ये आधा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कितना होगा? ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आधा इस शीट की वजह से और आधा पूरी दुनिया की वजह से। समझ में आया? सर ये कैसे पता कि आधा आधा ही होगा? देखो, इसको पता करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी होता है, पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक इनफाइनाइट शीट की, ध्यान दीजिएगा, एक इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? हाँ सर। तो ये रहा वजह से, क्योंकि वो ds तो अब इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर।
और टोटल इतना है, तो बाकी का कहां से आया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया, आया ना? हाँ सर। ठीक है, दिस इज बाय गॉस लॉ, दिस इज बाय इनफाइनाइट शीट, एंड दिस इज बाय डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मेटल के बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका आधा उस छोटे से एरिया की वजह से होगा और आधा पूरी दुनिया की वजह से होगा। ठीक है, सिमिलरली जो इनफाइनाइट शीट है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूनिफॉर्म है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया बात है। इसमें से इस सरफेस की वजह से कितना है? इस सरफेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की वजह से कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ये दूसरा सरफेस और बाकी दुनिया के जितने भी चार्जेस हैं सब इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार समझा रहा हूँ। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस चैप्टर में कूलम्स लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? इसलिए इस पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, बार बार इतना टाइम दे रहा हूँ। कूलम्स लॉ पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, पर फिर भी ये दो फॉर्मूले कूलम्स लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, कहां पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, इसमें बहुत लोग गलती करके आते हैं। इसमें मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि भैया आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट सारा समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़े। रुकिए सर। सर तो फिर से समझा दिए सर, नहीं समझ में आ रहा। कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया? ये सर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला सर। अरे यार भाई, एक बात बता, आपके बैंक अकाउंट में टोटल रुपए हैं लेट से 200 रुपए, आपने जमा किए हैं 100 रुपए, तो बाकी के 100 रुपए कहां से आए? कहीं और से आए होंगे, है ना? आपके अलावा पूरी दुनिया को मैंने बोला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कितने दिए? 100। ये टोटल है, ये सेल्फ है, तो ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो वही तो कह रहा हूं, टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। पहला वाला जो डायग्राम है वो तो सर आपका विसिबिलिटी ऑफ द कंडक्टर का, हाँ तो हाँ, सर आपका ईडीएस एप्सिलॉन नॉट बाय मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैसा आया सर? मैंने आपको बोला था अभी कि भैया उस डीएस के आप इतने बगल में हो कि वो डीएस एरिया ही इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है, और इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट शीट के बगल में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, बट इनफाइनाइट शीट के की वजह से सिग्मा कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। हाँ सर। वो तो हमने डिराइव किया था ना, वायर लगा लगा के, वायर जोड़ जोड़ के, या फिर इनफाइनाइट डिस्क मान के, किया था कि नहीं किया था?
हाँ सर। तो इनफाइनाइट डिस्क इज इनफाइनाइट शीट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। उसकी वजह से कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बगल में नेट कितना हो जा रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यस सर। तो बचा हुआ कहां से आया, बाकी जहान के चार्ज से। जैसे यहां पर ये बचा हुआ कहां से आया, क्योंकि इस सरफेस में भी सिग्मा है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। हाँ पहले सर। ओरिजिनली तुमने यही पढ़ा था ना, बाद में बोला यार ये सिग्मा अगर बदल भी दोगे इस सिग्मा को तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, क्योंकि ये सिग्मा तभी बदलेगा अगर आप दुनिया जहान में कुछ और चेंजेस करोगे, है ना। ओके सर। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने एक पहला केस देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला। अब है यूजेस ऑफ गॉसेस लॉ। वैसे तो जितने यूज बता रहा हूं उससे बहुत ज्यादा यूजेस है। पार्ट 2, इसमें क्या है, फाइंडिंग फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज। एक चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया और फ्लक्स निकालना सीख लिया, ठीक है। तो इसमें सीधे एग्जांपल ही देखना है। मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब की साइड लेंथ कितनी है, a है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है q। मुझे निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ द क्यूब। बस इतना ही निकालना है, ठीक है। ये चार्ज रखा हुआ है q इसके सेंटर पे, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, आइडिया दो, कुछ तो आइडिया होगा। सही है आयुषी, क्या करेंगे, देखो फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेसेस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज इस क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं ना। यस सर। क्योंकि ये चार्ज इन 6 सरफेसेस के द्वारा इनक्लोज किया गया है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 6 एप्सिलॉन। एंड बाय सिमेट्री, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा, बाय सिमेट्री फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात। है ना बेटा। यस यस सर। इस चार्ज से जो फ्लक्स निकला, इस सरफेस से भी निकला, इस सरफेस से भी निकला, आगे वाले सरफेस से भी निकला, पीछे वाले सरफेस से भी निकला, लेफ्ट वाले से भी निकला, नीचे वाले से भी निकला, है ना। तो 6 सरफेसेस से इसका फ्लक्स बाहर निकला है, ठीक है, एक्स वाई जेड के दोनों साइड, है ना। तो ये तो हो गया, अगला बढ़ू, आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। ओके, वही क्यूब है, लेकिन इस क्यूब की साइड लेंथ यही है ए, लेकिन इस बार चार्ज जो है वो मैंने सेंटर पे नहीं रखा है, बल्कि इस कॉर्नर पे रखा है।
ठीक है, काम करता हूँ, उसको मिटा ही देता हूँ, दूसरे कॉर्नर पर रख देता हूँ। चार्ज को मैंने इस कॉर्नर पर रखा, ठीक है। इसमें मैं इस सरफेस को शेड कर ले रहा हूं, पूछ रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड सरफेस, ठीक है। सर ये क्यूब है सर। हाँ ये क्यूब है। सर आंसर भेजना चाहिए। क्या गलत है बेटा आयुषी? सर मेरा आपका भी गलत है। अच्छा, उससे पहले किसी और ने भी भेजा आंसर। आदित्य का सही है, आदित्य ओझा का सही है, ठीक है। आदित्य प्रसाद का गलत है। ओके, क्या करेंगे देखिए, इसका सॉल्व करने का दो तरीके, ठीक है। एक तो मुझे आप बताइए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ लिया सब लोगों ने कि नहीं पढ़ लिया है? पढ़ लिया सर। तो बताइए इस सरफेस के द्वारा Q एनक्लोज्ड कितना है, बताइए तो इस सरफेस के अंदर। सर Q/8। Q/8 है, आया ना? Yes, sir. तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो कितना होगा? Q/8 एप्सिलॉन, है ना। अब देखिए इसमें इस सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा? सर 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लॉन्ग ही रहेगा, आया ना। चार्ज इसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ ना, इससे फ्लक्स कितना आएगा? 0। 0। सिमिलरली यहां पर से भी फ्लक्स कितना आएगा? 0। बचे कौन कौन से? ये नीचे वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस और ये शेडेड सरफेस, है ना। ये चार्ज इन तीनों के लिए सिमेट्रिकली रखा है, तीनों में से फ्लक्स इक्वल होगा। तो इक्वल इक्वल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/3 टाइम्स Q/8 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हुआ एक सॉल्यूशन यूजिंग सॉलिड स्टेट, है ना, राइट। यस सर। देखो मैं दूसरा तरीका एक और दिखा रहा हूं, वो क्या है? ये क्यूब था, जिसके कॉर्नर पे चार्ज क्यूब रखा हुआ था। मैंने बोला यार कॉर्नर वाला तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कभी, लेकिन अभी जस्ट पहले जब ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था उसको सॉल्व किया है ना, किया है कि नहीं किया? पिछला क्वेश्चन वही था ना। तो मैं एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करता हूं जिसके ये सेंटर पे लाई कर जाए। कैसे बनेगा वो क्यूब? एक क्यूब इधर जोड़ दो, है ना, ऐसे ही दो क्यूब यहां लगा दो, क्या ये चार्ज सेंटर पे आ गया? यहां कितने क्यूब लगे हुए हैं? कितने क्यूब लगे हुए हैं बताओ? 4। क्या ये चार्ज सेंटर पे जो कंबाइंड शेप बना उसके? नहीं ना। नहीं सर।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे 4 क्यूब और लगाने पड़ेंगे। अब उसमें मैं लाइन अंदर वाली नहीं खींचूंगा, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, पाँच हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब जाके ये चार्ज सेंटर पे आया। यहाँ कितने क्यूब्स हैं टोटल? 8 क्यूब्स हैं, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। केमिस्ट्री में जब ये बताया गया था कि ये चार्ज 8 क्यूब्स और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसे ही थे ना वो 8 क्यूब। यस सर। Yes, sir. और मुझे फ्लक्स किस में से चाहिए? मुझे सर फ्लक्स चाहिए इसमें से। मैं बोलूंगा एक काम करता हूं, मैं इसमें से नहीं निकालूंगा, इस पूरे सरफेस से निकालूंगा। तो ये वाला 4 मिला के एक सरफेस बन जा रहा है उस क्यूब का, बड़े क्यूब का, जिसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। हाँ है ना? ये पूरा फेज क्या है? बड़े वाले क्यूब का एक सरफेस है कि नहीं है? तो इस पूरे से फ्लक्स कितना निकलेगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। तो फाई ओनली थ्रू दिस सरफेस क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यही है। तो डायरेक्टली कर लो कि 3 सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, या फिर पूरे क्यूब बना के देखो यार, पूरे सरफेस से Q बाय 6, तो उसके 1/4 सरफेस से कितना? 1/4 ऑफ Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना? किसी को कोई आपत्ति तो बता दो। आगे बढ़े। सॉल्व करिए। क्या करेंगे? सही आदित्य, क्या आएगा? आंसर होगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दूं, मुझे साफ साफ दिखेगा कि ये जो चार्ज है ये इस क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। हाँ या ना? तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, राइट? हाँ सर।
ठीक है, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन आपको खुद करना है। नजर आ रहा है कुछ? सेकंड क्वेश्चन ऐसा करेंगे। बिल्कुल सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है ना, आया ना? हाँ सर। तो आगे बढ़ूं? यस सर। मेरे पास एक ये इनफाइनाइट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, जिसके मिड पॉइंट, ये जो एक्सिस है ये वायर के पैरेलल है, ये इसकी विड्थ 2a है, ये हाइट l है, और ये डिस्टेंस d है। पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर जाऊं, एक पतला वायर काटूं, इसमें से फ्लक्स निकालूं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड देन उसको सॉल्व करूं, राइट? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? उस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, पर मैं वैसे कराने वाला नहीं। पतले पतले वायर लिए, हर एक वायर का एरिया लेके हर एक वायर में से फ्लक्स निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का एंगल निकालकर, है ना, और उसके बाद फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दिया। इससे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ट्राई करना। पर मैं यहाँ पे कुछ और करने वाला हूँ। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ लेट्स कंसीडर ए सिलेंडर लाइक दिस, जिसके लिए वायर एक्सिस पे आ जाए। समझ में आई बात? आया ना? ठीक है बेटा। यस सर। देन मैं ये बोल सकता हूँ, इस वायर से जो फ्लक्स जाएगा वो इस प्लेन सरफेस से तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा कर्व सरफेस से निकलेगा, है ना। और वो अगर मैं सरफेस किस क्या, सर वो सिलिंड्रिकल सरफेस किस पॉइंट से बना है? बेटा इसका मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू में वो सिलिंड्रिकल सरफेस से एक सर्कल दिखेगा, जिसके सेंटर पे रखा हुआ है क्या? वायर, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है।
और यहाँ पर एक कॉर्ड के अलोंग दिखेगी इसकी विड्थ, इस सरफेस की ये विड्थ कितनी है 2a है, समझ में आ रही बात। और ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस d है, यही है ना। अब समझ में आ गया कि वायर कैसे रखा हुआ है, ये सरफेस कैसा लिया हमने। हाँ सर। ठीक, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से, कर्व सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए तो। हाँ या ना। हाँ सर। अब देखो ये अपना a है, ये अपना रेडियस हो जाएगा r, इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं, तो tan थीटा कितना हो जाएगा a/d। तो ऐसे टोटल 2 थीटा सब्सटेंड कर रहा है, 2 थीटा सब्सटेंड कर रहा है वायर, सर वायर बोल रहा हूँ, ये शीट सरफेस आपके वायर के ऊपर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है 2 थीटा। 2 थीटा है, हाँ या ना। जल्दी बोलो भाई। हाँ सर। तो एंगल सब्सटेंडेड 2 थीटा है और tan थीटा कितना है a/d। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है सर, 2 थीटा एंगल अपॉन 2 पाई टोटल एंगल इंटू लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। क्योंकि यहां से इस सरफेस से कौन सा फ्लक्स पास होगा, सर वही फ्लक्स पास होगा जो इस इतने सिलेंड्रिकल सरफेस से पास होगा, हाँ या ना। राइट। दैट इज इक्वल टू लैम्डा l बाय पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स tan इनवर्स a/d, ये आपका आंसर हो। है ना मजेदार क्वेश्चन। सिमेट्री ढूंढनी तुरंत हो जाएगा, नहीं तो इंटीग्रेशन करने वाला खराब हो जाएगा। 2 थीटा बाई 2 पाई कहाँ से आया? टोटल फ्लक्स कितने एंगल में निकल रहा है, 2 पाई एंगल में निकल रहा है, और इसमें से कौन सा फ्लक्स निकल रहा है जो 2 थीटा एंगल से निकल रहा है, हाँ है ना। हाँ सर। सो यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 पाई एंगल से लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 थीटा एंगल से कितना होगा, 2 थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है इसलिए ऐसा हो जा रहा है, और सिमेट्री ढूंढना ही इस क्वेश्चन में ट्रिक है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक,
तो देखो सिमेट्रिक केसेस में कई बार फ्लक्स निकलने के भी ये काम आ सकता है। क्वेश्चन बाकी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं अगले यूज पे जा रहा हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पार्ट 3। इसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे फाइंडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके पास जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा और आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है अलग अलग जगहों पे कैसे होगी। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप। ठीक है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी इन द रीजन। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर आई कैप, उसमें चार्ज डेंसिटी कितना ये बताना है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक्स स्क्वायर आई कैप। देखो अब देखो ध्यान दो, मैं अगर ऐसे एरो खींचता हूं तो डायरेक्शन तो सही बता रहा हूं, पर दिक्कत क्या है इसमें, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो लाइन तो मेरे को सारी ऐसे खींचनी है और ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे जाते जाते डेंसिटी बढ़ती जाए लाइन की, आया ना, आगे जाते जाते, राइट। लाइन सारी की सारी पैरेलल होनी चाहिए और एक्स की डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज कर जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ऐसा लाइंस ड्रॉ कर सकते हो क्या, कभी सोच के देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं और पैरेलल भी हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस भी आ जा रही हैं। ऐसे कैसे ड्रॉ करोगे, कर सकते हो क्या, बोलो? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम इस क्वेश्चन के लिए अपने स्पेशल स्टाइल बना लेंगे लाइन ड्रॉ करने की, इलेक्ट्रिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं? बोलो। अब मुझे यहां पर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली एक्स के साथ वेरी कर सकती है, हो सकता है वाई के साथ भी वेरी करे। तो मैंने इसके लिए क्या किया, यहां पर एक क्यूब कंसीडर किया, या क्यूब एक सरफेस कंसीडर किया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वो बना दिया ना कि किसी और को ड्रॉ करने के लिए जगह ही नहीं बची। मैंने यहां पर अपना एक सरफेस कंसीडर किया। कैसा सरफेस? ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, इसका एरिया ले लिया मैंने एस। ये कहां पर है, एक्स पर है, और इसके थोड़ा आगे एक्स प्लस डी एक्स पर मैंने एक और सरफेस कंसीडर किया। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा बना दिया। बड़ा इसलिए बना ताकि दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करते हुए ना दिखें।
ये डिस्टेंस कितना है dx है और इसकी लोकेशन क्या है x, तो इसकी क्या होगी x प्लस dx। समझ में आई बात? एरिया इसका भी s है। इसके बाद मैंने ये वॉल्यूम यहाँ पे इनक्लोज कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये जो पतला सा क्यूबॉइड बन रहा है, फॉर द क्यूबॉइड फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो सर फ्लक्स तो हो जाएगा यहां से बाहर निकलेगा और यहां से अंदर घुसेगा, हाँ या ना? बाकी सरफेस से कोई फ्लक्स होगा नहीं। फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? वापस समझाऊं? हाँ सर। तो बोलना चाहिए ना, मेरे को पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एक्स स्क्वायर आई कैप, मतलब जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है बट यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं क्यों ना एक सरफेस, अगर मेरे को यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकालनी है इस जगह पे अलग अलग जगहों पर, तो मैंने एक सरफेस कंसिडर किया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब आई कैप के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। उस सरफेस का एरिया लिया एस, सेम सरफेस मैंने आगे कंसिडर किया, उसका एरिया भी लिया एस, एक है एक्स पर, एक है एक्स प्लस डी एक्स पर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। नो सर। तो इसके बाद मैंने जब इन दोनों सरफेस को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो एक क्लोज्ड क्यूबॉइड बना कि नहीं बना? बना ना? हाँ सर। तो इसमें से फ्लक्स कितना निकला? देखो ऊपर वाले सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। इनफैक्ट इन चारों सरफेसेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए वहां से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा और यहां से घुसेगा, है ना? इसमें कोई आपत्ति? नो सर। तो फ्लक्स कितना बाहर निकला? यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहां का एरिया बाहर निकला, माइनस यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहां का एरिया, मतलब E इंटू एक्स, E ऑफ E एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू एस माइनस E एट एक्स इंटू एस, दैट इज इक्वल टू DE इंटू एस, हाँ या ना? राइट? अब डी फाई कितना होगा? इस सरफेस के अंदर इंक्लोज किया गया छोटा सा वॉल्यूम डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू DE इंटू एस, एस इंटू डी ऑफ ई क्या है ए एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? ए एक्स स्क्वायर था ना, तो डी में क्या डाल दिया? डी ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ओके। सो वी विल हैव, इसका मतलब डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू कितना होगा? डी क्यू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम कितना है? एस डी एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एस इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2ax dx। तो dx dx कैंसिल ही हो गया, कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, एस एस कैंसिल ही हो गया। दैट मीन्स रो इज इक्वल टू 2a एप्सिलॉन नॉट x, आंसर। अलग अलग x पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है बेटा। कॉपी हुआ? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? ध्यान दो।
इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी? चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन चाहिए ना, वो रिलेशन क्या है? फ्लक्स को आप चार्ज की टर्म्स में लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लेकिन उसके लिए आपको एक वॉल्यूम चाहिए होगा, तो हमने एक वॉल्यूम कंसीडर किया सबसे पहले, जिसमें ये एरिया एस है, ये एरिया एस है, दोनों के बीच डिस्टेंस dx, ठीक है? ये हमारा वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दैट चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम एस डीएक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स, एलएचएस का फ्लक्स ये हो गया बाय चार्ज, आया ना? और उसी फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का, ठीक है, इनटू एरिया। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस को हमने लिखा डीई। अभी डीई कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, क्या बना? 2x dx। जैसे ही दोनों को इक्वेट किया सीधा आंसर आ गया। करना ही क्या है? वॉल्यूम कंसीडर करना है, फ्लक्स को एक बार चार्ज के टर्म्स में लिखना है, फ्लक्स को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना है, दोनों को इक्वेट करना है, खत्म। है ना? और सिमेट्री को कैसे यूज करोगे? हमेशा वॉल्यूम कंसीडर करते वक्त सरफेस एरिया ऐसा लीजिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हो गया काम। कॉपी हो गया? आगे बढ़ रहा हूं। सर हाँ, सर इससे पिछले वाले में सर आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था और यूनिफॉर्म क्यों नहीं था सर? क्या यूनिफॉर्म कहाँ बोला मैंने यार? इंक्रीज हो रहा है ना हाँ सर यूनिफॉर्म। वही पूछ, यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म क्यों नहीं है सर? क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन जाके लड़ूंगा कि तूने नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिया मेरे को? ओके सर। हाँ, देखो भाई क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आर वेक्टर, फाइंड रो, ठीक है? आर वेक्टर क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन होगा, मतलब हमें सबसे पहले ओरिजिन कंसीडर करना होगा। तो हमने क्या बोला? लेट्स ड्रॉ डायग्राम जिसमें इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है। यहां से आर वेक्टर की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा आर वेक्टर, राइट? यही है ना? और मुझे डेंसिटी निकालनी है, चार्ज डेंसिटी। मैंने बोला यार सिमेट्री को यूज करने के लिए मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से रो निकालना है, मतलब एक ही उपाय है कि मैं जाऊंगा कहां पर? गॉस लॉ पे, और सिमेट्री को यूज करने की कोशिश करूंगा। तो सिमेट्री मैंने ऐसे यूज करी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल डायरेक्शन में है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर सरफेस कंसीडर करता हूँ। रेडियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर सरफेस कैसा होगा बताइए? तो शेप क्या होगा उसका? स्फीयर या सर्कल? स्फीयर होगा, है ना? तो ये बना अपना एक स्फीयर। एक सरफेस से काम चलेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम बना नहीं, तो सरफेस दो बनाने पड़ेंगे। ये वॉल्यूम एनक्लोज हो गया कि नहीं हो गया? ये आर है, ये डी आर है। मैं क्या बोलूंगा?
dv कितना होगा? तो सर dv हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। इसका मतलब आपका dq कितना हो जाएगा? रो dv दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर रो dr। ये तो मैंने dq निकाल लिया पहले ही। फिर मैं क्या बोलूंगा? फ्लक्स इज इक्वल टू dq या d फाई इज इक्वल टू dq बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट r प्लस dr इंटू 4 पाई r प्लस dr का होल स्क्वायर, है ना, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू dq बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर रो dr बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया तो बता दो इक्वेशन अभी तक। यस सर। सेम टू सेम पिछला वाला ही कर रहा हूँ ना काम, कि कुछ अलग कर रहा हूँ? सेम है सर। So we will have, this means अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट r प्लस डी आर को मैं क्या E प्लस डी लिख सकता हूं, हाँ या ना? राइट? तो 4 पाई तो कॉमन आके कैंसिल हो ही गया भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट r को तुम इन्हें E लिख दिया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। E प्लस डी लिख रहा हूँ, E एट r प्लस डी आर को, कोई दिक्कत हो तो बता दो। So this implies क्या होगा इसके बाद? E इंटू आर स्क्वायर माइनस E इंटू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। E इंटू आर स्क्वायर माइनस E इंटू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया ना? क्या बचेगा? 2E r dr, ठीक है, प्लस E इंटू डी आर का होल स्क्वायर। ये तो निग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है, इन्फाइनाइटेसिमल का भी स्क्वायर है, तो इसको निग्लेक्ट करो। प्लस डी इंटू आर स्क्वायर प्लस डी इंटू डी आर, फिर से इन्फाइनाइटेसिमल बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, उसको भी इग्नोर करो। दिस इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर डी आर बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? दिस मीन्स अब 2E कितना है? तो सर E तो है आपका लैम्डा आर, सो 2 टाइम्स लैम्डा आर इंटू आर डी आर, लैम्डा आर स्क्वायर डी आर, प्लस डी कितना होगा? लैम्डा आर का डिफरेंशिएशन लैम्डा ही होगा, लैम्डा डी आर होगा, प्लस आर स्क्वायर लैम्डा डी आर इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर डी आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात ये आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर और आर स्क्वायर डी आर पूरा ही कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 3 lambda is equal to rho by epsilon naught. This implies rho is equal to 3 lambda epsilon naught। समझ में आई बात? ये अंत वाली कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग गलती ये करते हैं ना, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं यार ये तो ऑलमोस्ट सेम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानते हुए सीधे इसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, और इस डी को इग्नोर कर देते हैं, और यहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता है। पहले तो ज्यादातर लोग तो यहाँ इतना करते ही नहीं है, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। जो पहुंचते हैं उस गलती कैसे करते हैं? इस डी को इग्नोर कर देते हैं। इस डी की वजह से ये वाला टर्म एक्स्ट्रा बना, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 की जगह 3 आया, नहीं तो आपका आंसर 2 लैम्डा एप्सिलॉन नॉट हो जाता और वो पक्के से आंसर में होता ऑप्शंस में, और आपका नंबर हो जाता नेगेटिव। ठीक है, नाउ अगेन ये जो मैंने क्वेश्चन कराया लास्ट दोनों,
ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, ठीक है। इवन नीट में भी ये नहीं आएगा। बाकी जेई मेन में आ सकता है अगर डिफिकल्ट बनाने का मन किया उनका तो, क्योंकि पेपर कभी डिफिकल्ट दे रहे हैं, कभी लगातार इजी कर रहे थे, इस बार डिफिकल्ट दे दिया था फरवरी में। सर वो डीई क्यों आया है वहाँ पे? क्या सर डीई प्लस डीई में डीई क्यों आया है? क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का लिखना है, आर प्लस डी आर का लिखना है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो यहाँ का ई प्लस डी होगा ना। यस। ये डी निगेटिव हो सकता है, पर मानना तो हमें ई प्लस डी ही पड़ेगा। इस केस में पॉजिटिव अलग बात है। कॉपी हुआ? आगे बढ़े? यस सर। तो हमारे पास प्रॉपरली हम लोग ये गॉस लॉ के 2-3 यूजेस सीख गए। वैसे और भी चीजें हैं, यूजेस और भी हैं इसके, पर अभी हम उसके अलावा कुछ और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in case of infinite sheets kept parallel। हम लोग कुछ इनफाइनाइट शीट्स लेंगे जिनको हम एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करेंगे, और उस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सारी इनफाइनाइट शीट्स सेम साइज की हैं, और मैं फिलहाल सिर्फ 2 ही शीट्स ले रहा हूँ इस एग्जाम्पल में। अगले में मैं 3 लूंगा, 4 लूंगा, जितने मर्जी उतने, ठीक है। देखिए ये कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स है, ठीक है। देखो यूनिट्स को गोली मारो, हमको सिर्फ नंबर से मतलब है, तो मैं यहां लिख रहा हूं सिग्मा 1। इस शीट का जो टोटल सिग्मा 1 है, जो हम नॉन कंडक्टिंग शीट की तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज लेट्स से 6, और सिग्मा 2 इस शीट का लेट्स से 4, ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सिग्मास हैं या ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस इन चारों सरफेसेस पर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। समझ में आई बात? 4 सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। इन चारों सरफेसेस पे ये चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम समझ में आई सबको? हम्म। हाँ सर। ठीक। तो इसके लिए मैंने बोला कि लेट्स से हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, यहां पर हो जाता है, अच्छा सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे रखा ना मैंने इसको। काम करते हैं,
इसको सिग्मा और सिग्मा डैश बोल देता हूँ, ठीक है। ये सिग्मा डैश, ठीक है। मैंने बोला लेट से यहां पर चार्ज डेंसिटी आ जाती है सिग्मा 1, यहां आ जाती है सिग्मा 2, यहां आ जाती है सिग्मा 3, यहां आ जाती है सिग्मा 4, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मैं एकदम अगर बेसिक से सॉल्व करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन 1 है, ओनली यूजिंग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस, है ना, ड्यू टू अ चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? हाँ, है ना? तो मैंने उसके लिए लिया एक पॉइंट ए यहां पर और एक पॉइंट बी यहां पर। ये दोनों ही पॉइंट्स ए और बी कहां है? मेटल के अंदर है, हाँ या ना? तो जवाब दिया करो यार, तो सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हैज टू बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी which is equal to 0 as these are inside conductors, है ना बेटा? That means अगर अब मैं पॉइंट ए के बारे में बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट, इसकी वजह से, है ना? और इन तीनों की वजह से लेफ्ट में आएगा, कितना आएगा? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सबके सब इनफाइनाइट शीट है, सबके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ये यस सर, यस सर। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं? बी के लिए तो क्या वो बोल- माइनस सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखते हैं? बेटा देखो, ये सारे चार्जेस पॉइंट ए के राइट में है, तो इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा कि नहीं होगा? हाँ, हाँ सर। ठीक। तो सिमिलरली पॉइंट बी से मुझे क्या मिल जाएगा? सिग्मा 4 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, राइट? मिला कि नहीं मिला? मिला सर। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1, ये बन गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरी बात, मतलब मैंने क्या देखा कि टोटल सिग्मा का आधा यहां है, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, और आधा यहां है, हाँ या ना? ये और ये बराबर है ना? हाँ सर। मतलब टोटल जो भी सिग्मा है उसका आधा यहाँ होना चाहिए, आधा यहाँ, इन सबको मिला के होना चाहिए। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन क्या मिला? आधा यहाँ है, बाकी इन तीनों को मिला के आधा है, राइट? है ना? हाँ सर। देखो मैं बिना इक्वेशन सॉल्व के सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो इक्वेशन से भी आ जाएगा ये रिजल्ट। मतलब आधा इधर है, आधा इधर है, और इन दोनों को मिला के 0 है, राइट? हाँ सर। है ना? और इसको मैं इक्वेशन से कैसे प्रूव कर सकता हूँ? ये भी कह सकता हूँ कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा डैश। ये कहां से आया? चार्ज कंजर्वेशन से आया कि नहीं आया? ये ओरिजिनली यहाँ का सिग्मा और यहाँ का सिग्मा इन चार में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब इन दोनों सिग्मा का सम इन चारों सिग्मा के सम के बराबर होगा, है ना? हाँ सर।
तो ये बन गया इक्वेशन मेरा 3। अब देखो अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा, देखिए इंटरेस्टिंगली क्या होगा, सिग्मा 1 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, मतलब ट्वाइस ऑफ सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, राइट। मतलब सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 0 ऐसे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, इसका आधा, यहाँ 5, यहाँ 6 में से 5 यहाँ आया, तो यहाँ के लिए कितना बचा, 1, 5 यहाँ आया, 4 ही था टोटल, 5 इधर आ गया, तो यहाँ के लिए कितना बचा, -1। इन दोनों का सम 0 अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? और आना भी चाहिए, क्यों? अगर ये इन दोनों का सम 0 नहीं होगा, मतलब अगर यहाँ का प्लस क्यू यहाँ का माइनस क्यू नहीं होगा, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स यहाँ जाके टर्मिनेट कैसे होगा? यहाँ से जो भी फ्लक्स निकल रहा है टर्मिनेट तो सही होना पड़ेगा ना। हाँ सर। मतलब यहाँ जो भी चार्ज होगा यहाँ उसका जस्ट नेगेटिव चार्ज होना कंपलसरी है, हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आई बात? इतनी इक्वेशन से बनाओ, चाहे डायरेक्टली आपको गॉस लॉ सीधे बता रहा है कि नहीं बता रहा गॉस लॉ? हाँ सर बता रहे। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 5 1 -1 5, है ना। अब अगर मैं आपको 2 से ज्यादा चार्जेस ले लूं, सॉरी 2 से ज्यादा शीट्स दूं और सिमिलर क्वेश्चन दूं, तो आप सॉल्व कर लोगे? यहाँ पे ले लो 6, यहाँ पे ले लो 4, यहाँ पे ले लो -2, यहाँ ले लो 8। बताइए तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलिए। 6 for 10 8, 16 का आधा 8, यहाँ 8, यहाँ इस पर 8 टोटल था, 8 इधर आ गया, तो यहाँ बचा 0, तो यहाँ बचा 0, टोटल -2 था, तो यहाँ पे आया -2, मतलब इसको आना पड़ेगा 2, इसका 2 है, तो मतलब यहाँ 4, तो यहाँ पे 2, ये 2, तो यहाँ पे आया -2, बिल्कुल सही बात है, 8 और -2 इज इक्वल टू 6, है ना। हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो वैसे ही कंडक्टिंग शीट वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद करूं, मतलब पोटेंशियल वगैरह पढ़ाने के बाद करूं तो, बट अभी मैंने पोटेंशियल नहीं पढ़ाया, तो काफी सारे इसमें जो वेराइटीज होती है उसमें मैं नहीं जा सकता। सिमिलरली अगला टॉपिक मैं जो लेने वाला हूँ उसमें भी काफी सारी और वेराइटीज हो सकती है, पर मैं उस पर जा नहीं पाऊंगा। सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। यस सर। सर और कितना दिन चलेगा ये चैप्टर? क्या? और कितना दिन चलेगा ये चैप्टर? हम तो बोला ही था 1.5 महीने का चैप्टर है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, है ना। ठीक है। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, एक और टॉपिक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन concentric shells।
मेरे पास ये 2 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है। इस पर चार्ज मैंने डाल दिया है 10 कूलम, इस पर चार्ज डाल दिया मैंने लेट से 4 कूलम। अब सरफेसेस कितने हैं यहाँ पर? स्फीयर्स तो 2 ही हैं, शेल्स तो 2 ही हैं, बट सरफेसेस कितने हैं? इसका अंदर वाला, इसका बाहर वाला, इसका अंदर वाला, इसका बाहर वाला, टोटल कितने सरफेसेस हैं? 4, है ना। तो इन 4 सरफेसेस पे ये चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो क्या करेंगे बताइए, इसमें अब सिर्फ गॉस लॉ से आप पहुंच जाओगे। बताओ अंदर अगर कोई चार्ज आया तो उसका फ्लक्स जो निकलेगा वो कहां जाके टर्मिनेट होगा? कोई जगह है? नहीं सर। तो अंदर चार्ज आ ही नहीं सकता, तो अंदर का चार्ज कितना हो गया? 0, है ना। अब ये 4 कूलम का चार्ज है, अंदर 0 आया तो पूरा का पूरा 4 इसके बाहर में आना पड़ेगा, हाँ या ना। यस सर। इस 4 का फ्लक्स जाकर कहां टर्मिनेट होगा? इसके अंदर, तो अंदर कितना आना पड़ेगा? -4। हाँ सर। तो टोटल 10 था, अंदर आया -4, तो बाहर कितना आना पड़ेगा? 14 आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? यस सर। हो गया आंसर, खत्म। ठीक है बेटा। सर तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बाहर सर Q1 + Q2 होगा। बेटा इस केस में हो गया ना, बोला तो सिंपल केसेस कर पाएंगे अभी हम लोग। मैं सिर्फ क्योंकि गॉस लॉ का सबको और एप्लीकेशन देना चाहता था बिफोर रीचिंग नेक्स्ट लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है सर। ठीक है फिर। तो हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ खत्म कर लिया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चर्चा अबाउट एनर्जी। एनर्जी के बारे में बात करेंगे, या उससे पहले एक और चीज है इलेक्ट्रिक प्रेशर, वो देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर अब किसी एग्जाम में काफी दिनों से नहीं आया है, बोर्ड में तो आ ही नहीं सकता, बट फिर भी एक बार देख लो क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर, देखिए मेरे पास ये एक मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक बॉडी है, जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर प्लस 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 डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ थोड़ी होगी, यहाँ काफ़ी कम होगी, और यहाँ तो बहुत कम होगी, है ना। ये तो जानते हैं ना हम लोग, शार्पर पे ज़्यादा, ब्लंट पे कम, है ना। नाउ कंसीडर दिस कि यहाँ पे मैंने एक एरिया लिया है ds, ठीक है। इसके और यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके जस्ट बगल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे रखा हुआ dq कितना होगा? सिग्मा ds, है ना, हाँ या ना। तो इस छोटे से चार्ज पे लगने वाला छोटा सा फोर्स df कितना हो जाएगा? dq इंटू ई आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। दैट इज इक्वल टू सिग्मा ds इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस implies pressure is equal to force by area is equal to sigma square by epsilon naught। समझ में आई बात? आया कि नहीं आया? यस सर। अब अगर सब कुछ क्लियर है ना, चेक कर लो इसमें हर एक चीज सही सही दिखी ना कि कुछ गलत भी कर दिया है, चेक कर लो एक बार। सब सही है? कॉपी कर लो।
हो गया कॉपी सर। हो गया। अब उसके बगल में एक ऐसा कट लगा लो क्योंकि पूरा का पूरा गलत है। गलती कहाँ है भाई सर, सब कुछ तो सही किया है। चार्ज लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर्स लिखा है, फोर्स को एरिया से डिवाइड किया, प्रेशर लिखा है। दिक्कत क्या है इसमें? बताओ। करेक्शन ये बेटा कि जैसे आपने लिखा dF इज इक्वल टू dq इंटू ई, ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये ई क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके दो कंपोनेंट है, एक तो ई सेल्फ है और एक ई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ या ना? यही है ना? यस सर। अब ध्यान दीजिए, क्या इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसी की वजह से कोई फोर्स आ सकता है क्या? मतलब कोई सरफेस खुद ही पे फोर्स लगा सकता है क्या? बोलो। नहीं सर। तो इसलिए ई सेल्फ तो हो ही नहीं सकता ना, सिर्फ ई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखोगे आप। तो इसलिए आपका डीएफ क्या हो जाएगा? डीएफ हो जाएगा डी क्यू इंटू ई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट? दैट इज यस इक्वल सर। टू सिग्मा ds इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस मीन्स आपका प्रेशर जो आएगा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला बना सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है आप इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है। हो गया कॉपी सर। हो गया। इस प्रेशर से क्या होगा? इस प्रेशर की वजह से मेटल जो है ना, मेटल का सरफेस जो है एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। समझ में आई बात? है ना? फैलना चाहेगा गुब्बारे की तरह मेटल, है ना? और सिर्फ मेटल ही क्यों, अगर कभी भी हम कोई ऐसी सिचुएशन ले लें जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही हो जो मेटल पे होता, कंडक्टर पे होता, तो वहां का भी प्रेशर यही आएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर आ तो चार्ज की वजह से रहा है। हम चार्ज के एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर निकाल लिए, विच इज कॉन्फ़िगरेशन ऑन मेटेलिक सरफेस, राइट? है ना? वही कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कहीं और भी डाल दूंगा तब भी मेरे को सेम चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सेम प्रेशर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। मिलेगा ना? तो आगे बढ़े। देखिए, तो यहां पे आ गया आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड चार्ज्ड सोप बबल। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड चार्ज्ड सोप बबल क्या आएगा? सोप बबल है जिसका रेडियस r है, सरफेस टेंशन T है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। यहाँ का प्रेशर P नॉट है, यहाँ का प्रेशर P नॉट प्लस P एक्सेस होता है, याद है?
तो बेसिकली क्या निकालेंगे, पी नॉट माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 4t बाय r इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी एक्सेस, विच मीन्स पी एक्सेस कितना हो जाएगा, 4t बाय r माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे सर माइनस क्यों आया, क्योंकि ध्यान दीजिए इस प्रेशर की वजह से ये सोप बबल बाहर की तरफ फैल रहा है और टेंशन की वजह से अंदर की तरफ आ रहा है ना। सर 4t/r क्या है? 4t बाय r एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है सोप बबल के अंदर, तो भूल गए अपन, सरफेस टेंशन का पढ़ा था। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो क्या मतलब कुछ मिक्स करके पढ़ा ही नहीं सकते। आगे बढ़ूं, यस सर। force between two hemispherical parts of a charged सर और पीछे sphere। कॉपी हो गया, हो गया सर। तो force between two hemispherical parts of a charged sphere, uniformly charged sphere। देखिए मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, ठीक है, शेल भी है, ठीक है, मतलब मेरे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हो सकते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, है ना। मैं किसी और तरीके से भी दो हेमिस्फीयर काट सकता हूँ, इस प्लेन को वर्टिकल ले लूंगा तो एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला हो जाएगा, है ना। अब देखो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना, करेंगे कि नहीं, बोलो। रेडियस आपको आर गिवन है, आपको बताना उस रिपेल करने का फोर्स कितना होगा, क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल तो करने ही करने दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट्स एक दूसरे को, वो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग एक हेमिस्फीयर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो प्रेशर होगा बाहर की तरफ वो कितना है, वो है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चारों तरफ लग रहा होगा, राइट, सिग्मा यूनिफॉर्म है, चारों तरफ प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ, हाँ है ना। हाँ सर। नीचे कोई प्रेशर नहीं लग रहा,
तो क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो। प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये फोर्स हर जगह अलग अलग डायरेक्शन है, पहले डायग्राम में क्लियर कर दिया, तो सीधे ऐड कैसे कर दोगे?